एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में एक तो पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको हम रेक्टिफायर के तरीके से यूज़ करते हैं। मीन्स रेक्टिफायर मीन्स इट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट। ठीक है, इसके बाद हमने इसके जो दूसरे एप्लीकेशन देखा वो ये देखा कि हम इसका यूज़ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी करते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे पहली डिवाइस जो पढ़ी गई है वो है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है, कैसे वर्क करता है और उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरीके से वो यूज़ हो सकता है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में आज जो हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे एलईडी। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, और ये वही एलईडी है जो आपने अपने घरों में लगाया हुआ है। अभी दीपावली में झालर आती है, उसमें सब एलईडी लग के आता है। आपके रिमोट कंट्रोल में आगे एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, उस पर एलईडी लगा रहता है। आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के अंदर जो लाइट जला करती है वो एलईडी अंदर लगे रहते हैं, उनकी वजह से वो रोशनी आपको दिखती है। तो एलईडी का बहुत यूज़ है हमारी लाइफ में आजकल। तो क्या होता है एलईडी, स्टार्ट करते हैं इसको स्टडी करना। हेडिंग पड़ी हुई है आपकी एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग। पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोगों में जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी उसमें ये आज सेकेंड एप्लीकेशन है एलईडी। पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। एल स्टैंड्स फॉर लाइट, ई स्टैंड्स फॉर एमिटिंग एंड डी स्टैंड्स फॉर डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड याद रहेगा आप सबको कि जो आप ये एलईडी लाते हो खरीद कर, इसका पूरा नाम क्या है अंग्रेजी में? लाइट एमिटिंग डायोड। हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसको? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या करता है ये? वैसे तो इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको पहले भी बताया जा चुका है। ये वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा गया है। यह एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि आपके दूसरे बल्ब भी यही तो करते हैं। आप ट्यूबलाइट यूज करते रहे हैं पहले, आप जिसको आप बोलते थे CFL, वो भी यही करता था। और आपके जो वो इनकेंडेसेंट बल्ब रहते हैं 100 वॉट के 60 वॉट के जो बल्ब यूज करते थे, पीले कलर की लाइट देते थे, वो उन पे भी तो यही होता है। आप बिजली देते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं और वो आपको लाइट निकाल कर देना शुरू कर देता है। उसमें फ़र्क ये होता था कि जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते थे तो उसके अंदर लगा फिलामेंट गर्म होता था और गर्म होकर चमकना शुरू कर देता था, वहाँ से आपको लाइट मिलती थी। तो एलईडी में भी सेम वही काम होगा जो बाकी सारे बल्ब में होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी उसको देंगे और वो आपको लाइट देना शुरू कर देगा। तो यह भी एक पीएन संधि डायोड ही होता है। देखो आपको यह भी बताया गया कि जो एलईडी है ये कोई दूसरी चीज नहीं है, इसमें भी हम पीएन जंक्शन डायोड का ही यूज करते हैं, जिसमें निम्नलिखित 3 शर्तों का पूरा होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने एक ऐसा पीएन जंक्शन बनाया है जिसमें ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आप उसका फिर वो आपको लाइट दे सकता है, वो एलईडी बन जाएगा। और वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी है इनको आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो भी पीएन जंक्शन डायोड हम यूज करेंगे, देखिए पीएन जंक्शन डायोड हम सिलिकॉन का भी बना सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड हम जर्मेनियम का भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल सबसे शुरुआत में बताए गए थे, तो आप उनमें से किसी भी मटेरियल का पीएन जंक्शन डायोड बना करके एलईडी में यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसकी शर्त क्या है? शर्त यह है कि इनका जो विनिषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र होगा, जो भी आप सेमीकंडक्टर मटेरियल एलईडी के लिए यूज करेंगे, एलईडी बनाने के लिए उनका जो निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र होगा, उनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा वो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा का होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि एलईडी का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा का होना चाहिए। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए जरा। आपने कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड सब कुछ समझा हुआ है, उसके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण भी आपने किया है। अब उसको समझने का देखिए कैसे उस पर हम उसकी मदद से ये चीज समझेंगे
कि क्यों आखिरकार एनर्जी गैप 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहना चाहिए। ये आप जानते हैं इसको क्या बोला जाता है, ये वैलेंस बैंड होता है। और यहां पर जो ये एनर्जी लेवल्स मुझे मिलते हैं, इन एनर्जी लेवल से मिला के जो ये बैंड तैयार होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और बीच में जो गैप आप देखते हैं, दिस इज नोन एज एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब आपको ये सबको भी पता है कि कंडक्शन बैंड में, किसी भी मटेरियल के कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में, तो उनका काम क्या होता है। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका काम ये होता है कि ये वैद्युत धारा के प्रवाह में हेल्प करेगा, वैद्युत धारा को फ्लो ये करवा सकता है अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सॉरी, वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को फुलफिल करने का काम करते हैं। अब थोड़ा सा समझने की आवश्यकता यह है कि अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम ये कहते हैं कि वो केवल वैलेंसी को फुलफिल करने का काम करते हैं, वो कंडक्शन में हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कंडक्शन में हेल्प करेंगे, करंट को फ्लो करने में हमारी मदद करेंगे। हम जैसे उसके दोनों सिरों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वो वैद्युत धारा का फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ये दो बातें आपको तो मालूम है पहले से ही, ठीक। अब अगर आप किसी मटेरियल में चाहते हैं कि वो कंडक्शन करे, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे, उसके लिए हम बेशक ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स हमको कहाँ मिलें, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हो। कंडक्शन बैंड में होंगे जो इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कंडक्शन बैंड में है अर्थात मटेरियल के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे और करंट उस मटेरियल के भीतर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चालन चाहते हैं पदार्थ के भीतर, तो अब तो श्योर है कि इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ चाहिए, वैलेंस बैंड में चाहिए या कंडक्शन बैंड में चाहिए। कंडक्शन बैंड में चाहिए इलेक्ट्रॉन्स हमको। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हमको कैसे मिलेंगे, आंसर है वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वैलेंस बैंड के किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप कंडक्शन बैंड में भेजना चाहते हैं तो उसे आपको एनर्जी गैप के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी। जितना इसका एनर्जी गैप है उतनी ऊर्जा आप इस इलेक्ट्रॉन को देंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और ये आपकी मदद करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में। बात समझ में आई। लेकिन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए वो आपसे क्या लेगा, आंसर है वो हमसे ऊर्जा लेगा। कितनी ऊर्जा आपसे लेगा, वो जितना उस मटेरियल का एनर्जी गैप होगा। अगर उस मटेरियल का एनर्जी गैप है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वैलेंस बैंड के एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए हमें उसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी मटेरियल का एनर्जी गैप 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आप चाहते हैं कि उसके वैलेंस बैंड का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड में जाए, then it is very necessary that you will have to give it at least 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। आपको कम से कम 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उसको देना ही पड़ेगा, तो ही वो वैलेंस बैंड से निकलकर कहां पहुंचेगा, कंडक्शन बैंड में। एंड आफ्टर दैट इट विल हेल्प यू इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द मटेरियल। पदार्थ के भीतर करंट के कंडक्शन में फिर वो आपकी मदद करेगा। इतनी बात समझ में आ गई कि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में अगर भेजना है तो जितना एनर्जी गैप उस मटेरियल का है उसके बराबर ऊर्जा देंगे, फिर ये यहां चला जाएगा, फिर ये यहां पहुंच जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है आपको, ठीक। हम लेकिन ये करना नहीं चाहते, हम ये नहीं करना चाहते। हम चाहते नहीं है कि वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे, कंडक्शन बैंड में, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो हम नहीं चाहते। तो फिर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते ये है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं उनको, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है अर्थात उनका एनर्जी लेवल हाई है, अर्थात वो कहां पर है, कंडक्शन बैंड में है। हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आ जाए। कितना अजीब है ना,
इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हम क्या चाहते थे कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कहां पहुंच जाएं? कंडक्शन बैंड में। बट फॉर एलईडी वी डोंट वांट दिस एक्शन, हम ये वाला एक्शन चाहते ही नहीं है। वी ओनली वांट दैट द इलेक्ट्रॉन विच इज इन कंडक्शन बैंड इट शुड गो टू वैलेंस बैंड, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो उसको कहां चले जाना चाहिए? वैलेंस बैंड में चले जाना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है मतलब ये फ्री है। हम चाहते हैं कि ये वैलेंस बैंड में आ जाए, मतलब ये किसी होल को ढूंढे, किसी कोटर को ढूंढ ले और उस कोटर के साथ ये रिकंबाइंड हो जाए, रिकॉम्बिनेशन कर ले। इससे क्या होगा? अगर आप ऐसा करा भी देंगे तो इससे क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जब भेजा जाता है तो उससे एनर्जी हमको देनी पड़ती है। लेकिन अगर कंडक्शन बैंड का एक इलेक्ट्रॉन हम किसी दूसरे होल के साथ में रिकंबाइंड करवा दें उसको, अर्थात उसको वैलेंस बैंड में भेज दें। भाई कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में भेजने का क्या मतलब है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है उससे किसी दूसरे होल के साथ रिकंबाइंड करवा के उसका एटम बनवा दो। एटम को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को फ्री करना, मतलब क्या किया आपने वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेज दिया। अब अगर कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में भेजना है तो क्या करना चाहिए हमको? एक फ्री इलेक्ट्रॉन लीजिए और उसको एक होल के साथ में क्या करवा दीजिए? कंबाइंड करवा दो, एक एटम बनवा दो। उस वक्त ऐसा करने से क्या होगा? बड़ा सिंपल है, अब आप सब समझ भी रहे होंगे कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, और अगर कंडक्शन बैंड से एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में भेज देंगे तो यह खुद हमको ऊर्जा देगा। कितनी एनर्जी देगा ये हमको? अब तो बड़ा आसान हो गया ना कि एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजा था तो कितनी ऊर्जा लगती थी? एनर्जी गैप के बराबर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो वो आपको एनर्जी गैप के बराबर ऊर्जा वापस कर देगा। जितनी ऊर्जा यहां से यहां जाने में वो लेता है तो वहां से यहां जब हम उसको भेजेंगे तो वो पूरी की पूरी ऊर्जा हमको वापस करेगा। किस रूप में ऊर्जा वापस करता है याद है आपको? हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो किस रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों में हमने 6-7 पार्ट पढ़े हुए हैं मेन में। एक पढ़ा हुआ है गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। अब हमारा मेन टारगेट है कि कंडक्शन बैंड के एक इलेक्ट्रॉन को भेजो वैलेंस बैंड में। तो जब भी हम बोलेंगे कि कंडक्शन बैंड का एक इलेक्ट्रॉन भेजो वैलेंस बैंड में, इसका मतलब क्या करवाओ? एक फ्री इलेक्ट्रॉन को पकड़ के एक दूसरे कोई कोटर मिले उसके साथ कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसको एक दूसरे के साथ रिकंबाइंड करवा दो उसको, तो एक पूरा एटम बन जाएगा। और ऐसा करते समय इलेक्ट्रॉन हमको उस मटेरियल के एनर्जी गैप के बराबर ऊर्जा बाहर फेंक देगा। ऐसे किस फॉर्म में फेंक देगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा बाहर निकाल देगा, अगर निकाल देगा तो क्या वो ऊर्जा गामा रेडिएशन होगी? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में देयर आर मेनी पार्ट्स, 7-8 पार्ट्स पढ़े हमने। तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग गामा रेडिएशन होगा, एक्स रेज होंगी, अल्ट्रावायलेट रेज होगी, विजिबल रेडिएशन होगा, इंफ्रारेड होगी अवरक्त, माइक्रोवेव्स होंगी सूक्ष्म तरंगे, या वो रेडियो वेव्स होंगी। तो आंसर ये डिपेंड करेगा कि जो ऊर्जा निकल रही है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उसकी आवृत्ति कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर फ्रीक्वेंसी गामा रेंज की होगी तो गामा रेडिएशन निकलेगा, अगर फ्रीक्वेंसी एक्स रेंज की होगी तो एक्स रेज निकल रही है, अगर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट वैल्यू की होगी तो अल्ट्रावायलेट निकलेगी। तो वो डिपेंड करेगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं उनकी आवृत्ति कितनी है। अब वो फ्रीक्वेंसी जिस रेंज में आ जाएगी वो वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल पड़ेंगे। ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? आप याद करिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, कितनी ऊर्जा देगा हमको?
आंसर है वो ऊर्जा हमको देगा एनर्जी गैप के बराबर। और अगर एनर्जी गैप के बराबर ऊर्जा देगा तो इस एनर्जी गैप के बराबर जो ऊर्जा निकलेगी उसकी आवृत्ति कितनी होगी। एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस में आया, उसने हमको एनर्जी दे दिया, कितनी ऊर्जा दे दिया उसने हमको, Eg के बराबर उसने हमको एनर्जी दे दिया। अगर Eg के बराबर एनर्जी दे दिया तो इस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इस ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय तरंग जो बनेंगी उनकी आवृत्ति कितनी होगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है प्लैंक्स रूल में, E बराबर h न्यू। यहां से आप न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू Eg अपॉन h। फ्रीक्वेंसी निर्भर करती है एनर्जी गैप पर। इसका मतलब अगर एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ज्यादा। अगर एनर्जी गैप कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कम, क्योंकि ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम इतना समझ गए कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी गैप पर डिपेंड करेगी। एनर्जी गैप हाई लेंगे आप तो फ्रीक्वेंसी हाई बनेगी, एनर्जी गैप लो लेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी लो बनेगी। अब बात यह थी कि इनमें से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी। तो मैंने बोला ना कि आप अब ये फॉर्मूला ले लीजिए, इसमें जो एनर्जी गैप है वो यूज करो, h का मान आपको पता ही है, सॉल्व करके क्या निकाल लीजिए, न्यू का मान, फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। अब अगर वो फ्रीक्वेंसी गामा वाले रेंज में आएगी, गामा वाले रेंज में आएगी तो क्या होगा, उससे कौन सा रेडिएशन निकलेगा, गामा रेडिएशन निकलेगा। क्या हमको दिखेगा, आंसर हमको दिखेगा नहीं पर निकलेगा उससे। अगर वो फ्रीक्वेंसी एक्स रेंज की होगी तो विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी, रिकॉम्बिनेशन होंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी, लेकिन कुछ दिखेगा नहीं हमको। क्यों, क्योंकि हमको तो केवल ये वाला रेंज दिखता है, दृश्य क्षेत्र वाला रेंज अगर आएगा तो हमको दिखेगा, नहीं तो हमको दूसरा रेंज नहीं दिखेगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेंज में पड़ेगी, अब बताइए तो क्या हमको दिखेगी, हमको नहीं दिखेगी। तो क्या रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ चमक नहीं रहा है। क्यों, हमको कुछ दिख नहीं रहा है। समझ में आया। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इस वाले रेंज में पड़ गई तो हमको दिखेगी भी, फिर वो रिकॉम्बिनेशन भी हो रहे हैं, एनर्जी निकल भी रही है और हम देख रहे हैं कि कुछ चमक रहा है। चमक रहा है मतलब हमको लाइट दिख जाएगी। ये वाली अगर आएगी तो हमको दिखेगी। अच्छा, अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी और इससे भी कम हो गई, इंफ्रारेड हो गई, तो क्या रिकॉम्बिनेशन होंगे, आंसर इज यस, हो रहे हैं। एनर्जी निकल रही है कि नहीं निकल रही है, एनर्जी भी निकल रही है, पर हम देखते हैं कि हमको कुछ दिख नहीं रहा है वहां पर। क्यों, क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इतना कम है कि वो दृश्य क्षेत्र से भी कम है, और अगर विजिबल रेंज से भी कम है तो सब कुछ होगा पर कुछ दिखेगा नहीं हमको। फ्रीक्वेंसी इस रेंज की होगी तो भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है, बट वी कांट सी, हम देख नहीं सकते। अगर फ्रीक्वेंसी और कम होकर रेडियो वेव्स वाली आ गई तो रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं, एनर्जी बाहर निकल रही है, पर कुछ दिखेगा नहीं हमको क्योंकि रेडियो वेव्स हैं ये। अब हम एक बात तो समझ गए, एक बात तो समझ गए कि अगर आपको कुछ देखना है, अगर आपको कुछ देखना है तो इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज कहां लाओ, इस पे लाओ। और ये कैसे हो सकता है, आंसर है फ्रीक्वेंसी निर्भर किस पर करते हैं, एनर्जी गैप पर। तो कसम से ऐसा एनर्जी गैप यूज करो, ऐसा एनर्जी गैप यूज करो कि जब ये हम कैलकुलेशन करें तो जो भी फ्रीक्वेंसी आ जाए वो कहां आ जाए, वो विजिबल रेंज के अंदर आ जाए। अगर ऐसा कर लिया, अगर ऐसा कर लिया तो पीएन जंक्शन में रिकॉम्बिनेशन हो रहे होंगे, रिकॉम्बिनेशन होने के साथ साथ एनर्जी बाहर निकल रही होगी, एनर्जी बाहर निकलने के साथ साथ क्योंकि उसका आवृत्ति का परिसर दृश्य क्षेत्र में पड़ेगा, आपको दिखने लगेगा। दिखने लगेगा मतलब चमकने लगेगा वो, और चमकेगा, लाइट आएगी। समझ आ रही बात आपको। तो हमने यही किया और हमने चेक कर करके देखा कि इस काम के लिए कितनी एनर्जी गैप वाला मटेरियल हमको चाहिए, और कैलकुलेट करके देखा गया और पाया गया कि अगर आप 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा एनर्जी गैप वाला मटेरियल यूज करते हैं
सॉरी, अगर आप इसमें 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा एनर्जी गैप वाला मटेरियल यूज करते हैं तो जो एनर्जी उत्सर्जित होगी, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें बाहर निकलेंगी, उनकी आवृत्ति का जो मान आएगा वो विजिबल रेंज में आ जाएगा। और विजिबल रेंज में अगर आ गया तो जब एनर्जी बाहर आएगी तो वो हमको दिखेगा कि कुछ चमक रहा है यहां पर। समझ रहे हैं? अगर हमने फिर से अगर हमने 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप वाला मटेरियल यूज कर लिया, फिर क्या होगा? अगर 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप वाला मटेरियल हमने यूज किया तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशंस होंगे इलेक्ट्रॉन होल के कि नहीं होंगे? बेशक होंगे। उनके अंदर से एनर्जी उत्सर्जित होगी कि नहीं होगी? उस एनर्जी भी उत्सर्जित होगी। तो आपको दिखेगा कुछ कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी इतना कम रहेगा कि वो फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज से भी नीचे आ जाएगा। इंफ्रारेड का होगा, माइक्रोवेव्स का हो सकता है, रेडियो वेव्स का हो सकता है। तो ये तरंगें निकलेंगी पर आपको कुछ दिखेगा नहीं। और एलईडी बल्ब में हम जलाते हैं, उसको रोशनी के लिए जलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमको कुछ दिखे। और ये रीजन है कि पहली कंडीशन ये है कि एलईडी का जो निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र होना चाहिए, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्रेटर देन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मुझे बताएं क्या पहली वाली शर्त आपको समझ में आई? तो एलईडी बनाने के लिए हम हमेशा ही ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं जिसका एनर्जी गैप कितना होना चाहिए? 2.4 या उससे ज्यादा का होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो जंक्शन पर रिकॉम्बिनेशन भी होंगे, एनर्जी एमिशन भी होगा, लेकिन कुछ दिखेगा नहीं हमको। एनर्जी निकलेगी लेकिन हम कुछ देख नहीं सकते, कुछ चमकेगा नहीं। पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है? प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थों में अपद्रव्यों की मात्रा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और मतलब हाई डोपिंग कंसंट्रेशन। हम पीएन जंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं? पी रीजन ले लेते हैं और उसमें एन रीजन बनाने के लिए जो डोपिंग करनी होती है वो कर देते हैं। याद आ रहा है आपको? इसमें हम जो डोपिंग करेंगे, जब ये वाला पीएन जंक्शन बनेगा तो इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा रखनी है हमको। डोपिंग ज्यादा रखने से क्या होगा? डोपिंग ज्यादा रखने से चार्ज कैरियर का नंबर कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप कम डोपिंग रखेंगे तो चार्ज कैरियर कम मिलेंगे, पी क्षेत्र में होल्स और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। लेकिन अगर डोपिंग कंसंट्रेशन आप बढ़ा देंगे, हाईली डोप्ड बना देंगे उसको, तो उसमें से क्या हमें बेनिफिट मिल जाएगा? बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जो आवेश वाहक होंगे उनकी संख्या कैसी हो जाएगी? ज्यादा। तो हाई डोपिंग कंसंट्रेशन से क्या फायदा है बताइए? हाई डोपिंग कंसंट्रेशन से यह फायदा है कि उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में? ठीक। तीसरी शर्त क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड को अग्र अभिनत रखा जाता है। फोटो डायोड को आपने कैसा रखा था? उत्क्रम अभिनत, रिवर्स बायस, लेकिन एलईडी में हम इसको रखेंगे फॉरवर्ड बायस। अब इसका तो आप सोचोगे समझा दिया, इन दोनों को क्यों ऐसा कर रहे हो आप? देखो हमने आपको बोला कि हमारा काम क्या है, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि हम चाहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो वो सब होल्स के साथ क्या करें? कॉम्बिनेशन करें। फोटो डायोड में क्या चाहते थे कि अलग हो जाए फिर कॉम्बिनेशन ना करें। याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के दोनों को अलग अलग कर देता था। बट इन एलईडी वी वांट दैट दे शुड बी कॉम्बाइंड, कि उनको पुनर्संयोग करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, तो ही वो हमको एनर्जी देंगे, नहीं एनर्जी निकलेगी नहीं फिर तो हम चाहते हैं कि वो रिकंबाइंड हो। ठीक है? अब हम इलेक्ट्रॉन को एक होल के साथ रिकंबाइंड करना चाहते हैं जबरदस्ती। तो ये एक्शन तो वही वाला एक्शन है कि हम एक रोड में हमने बहुत सारे गड्ढे बना के रखे, होल्स करके रखे, और एक आदमी को हम बोलते हैं जाओ गड्ढे में गिर जाओ। क्यों गिरेगा भाई कोई गड्ढे में? समझ रहे हैं? फिर से
मेन हमारा काम क्या है, हम इलेक्ट्रॉन्स को होल के साथ क्या करवाना चाहते हैं, रिकम्बाइंड करवाना चाहते हैं। जो कि अलग हो गया है, हम फिर चाहते हैं कि रिकम्बाइंड होकर एटम बना ले। और ये वाला एक्शन बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने रास्ते में बहुत सारे गड्ढे बनाए हुए हैं, होल्स करके रखे हैं, और हम एक आदमी को पकड़ के बोलते हैं कि जाओ और जाते जाते तुम गड्ढे में गिर जाना। तो आदमी काहे का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का, और वो होल्स बने हैं, वो आदमी जाएगा गड्ढे में गिरेगा। क्यों गिरेगा गड्ढे में आदमी, ऐसे तो नहीं जाएगा। अब ऐसे नहीं जाएगा तो हम गिराएंगे उसको, कैसे गिराएंगे। तो हम एक काम कर देते हैं, रोड में हमने बहुत सारे गड्ढे बना दिए। दूसरी चीज, हमने एक आदमी नहीं पकड़ के लाए, फिर हम पकड़ के लाए 1,00,000 आदमी, 1,000 आदमी पकड़ के लाए। हमने क्या कर दिया, पहले एक तरफ तो आदमियों का नंबर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। दूसरा क्या कर दिया, पकड़ के उनको धक्का मार दिया। अब आपको क्या लगता है, पहले जब हम कह रहे थे कि भैया जाओ गड्ढे में गिर जाओ, तो वो नहीं गिर रहा था। अब वहां पर हमने भीड़ कितनी कर दी, इतने से बड़े रोड में 1,000 लोगों की, और पीछे से हमने उनको कर क्या दिया, जबरदस्ती धक्का मार दिया। अब क्या लगता है आपको, अब क्या कोई अपने आप को बचा पाएगा कि वो गड्ढे में ना गिरे? अब तो नहीं बचा सकता। उसको चाहेगा तो भी गिरना पड़ेगा, और नहीं चाहेगा तो भी उसको गड्ढे में गिरना ही पड़ेगा। तो आपने कौन से 2 काम करके एक आदमी को गड्ढे में गिराने का काम कर दिया? 2 काम किए हैं आपने। पहला तो क्राउड आपने बढ़ा दिया, भीड़ बढ़ा दिया। दूसरा आपने धक्का लगा दिया। ये 2 काम हम करते हैं। तो भीड़ बढ़ाने का काम हमने कैसे किया, हाई डोपिंग कंसंट्रेशन, भीड़ बढ़ गई। जितना हाईली डोप्ड कर देंगे आप सेमीकंडक्टर को पीएन जंक्शन डायोड में, उतने ही ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पेयर आपको मिल जाएंगे। तो अर्धचालक पदार्थों में अपद्रव्यों की मात्रा अधिक करने से क्या फायदा हुआ, वहां पर चार्ज कैरियर की क्राउडिंग, चार्ज कैरियर्स की भीड़ क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। अब जरूरत है तो धक्का मारने की, तो मार दिया धक्का हमने। कैसे, फॉरवर्ड बायस कर दिया। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, थोड़ा सा याद भी करके देख लीजिए। पहले डिप्लेशन लेयर बनी रहती है, इधर होल रहते हैं पी रीजन में, इधर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एन रीजन में। डिप्लेशन लेयर में जो पोटेंशियल बैरियर होता है, उस पोटेंशियल बैरियर की वजह से ये होल्स ना तो इलेक्ट्रॉन के पास जा पाते हैं और ना इलेक्ट्रॉन्स होल के पास जा पाते हैं। अब हमने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया। फॉरवर्ड बायस करने से क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाएगी, पोटेंशियल बैरियर बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, और अब तो होल इलेक्ट्रॉन में मिलेगा ही मिलेगा, उसको मिलना ही पड़ेगा। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको, नहीं समझ में आ रही है? तो इसलिए दीज आर द 3 कंडीशंस कि जब आप एलईडी बनाने जाओगे तो ये 3 शर्तों का पूरा होना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार, कौन कौन सी 3 शर्तें? पहली कंडीशन कि जो भी मटेरियल आप इस काम के लिए यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होना चाहिए वो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा का होना चाहिए। कम का यूज करेंगे तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा या नहीं होगा? होगा। एनर्जी एमिशन होगा कि नहीं होगा? होगा। पर आप देखेंगे कि सब काम हो रहे हैं पर कुछ चमक नहीं रहा है, एनर्जी निकल भी रही है पर हमको दिख नहीं रही है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है। और अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी नहीं दिखना हो जाएगी हमको। इसके बहुत ज्यादा ऊपर तो हम कर भी नहीं सकते ना मटेरियल का, आपको याद होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का अगर हो जाएगा तो हम उसको एनर्जी नहीं दे पाएंगे। तो अगर कुछ आप चाहते हो कि रिकॉम्बिनेशन हो, एनर्जी निकले और कुछ चमके, तो फिर एनर्जी गैप 2.4 या उससे बड़ा रखना पड़ेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर जा भी नहीं पाओगे आप। क्यों नहीं जा पाओगे? आपने पढ़ा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर अधिक कर दिया तो वो मटेरियल सेमीकंडक्टर नहीं बचेगा, वो मटेरियल कुचालक बन जाएगा। याद आ रहा है कुछ आपको? दूसरा, हाई डोपिंग कंसंट्रेशन रखना है जिससे कि चार्ज कैरियर का भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए। तीसरी चीज हम क्या करना चाहते हैं, फॉरवर्ड बायस रखेंगे, उसको अग्र अभिनत कर देंगे, हम उसको धक्का लगा देंगे दोनों तरफ से। इधर की तरफ से होल्स को धक्का दे देंगे, उधर की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे देंगे। चांस अब बढ़ जाएंगे कि रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको।
ये छोटा सा फिगर मैंने बना के रखा है आपको समझाने के लिए। ये एक पीएन जंक्शन यहां पर है, ये डिप्लेशन लेयर बनी हुई है, ये पी रीजन है जिसमें होल्स का नंबर ज्यादा है, ये एन रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। ये जंक्शन को हमने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर हमने एक ऐसा प्लास्टिक का ऐसा हमने एक बल्ब बना के लगा दिया, रेजिन का लगाते हैं, रेजिन कैप्सूल कहते हैं इसको। कैप्सूल क्यों, झालर का बल्ब आपने देखा है कैप्सूल जैसा ही तो दिखता है वो, तो उसमें हम प्लास्टिक यूज करते हैं और प्लास्टिक कौन सी होती है, रेजिन प्लास्टिक होती है वो, उसको हम रेजिन कैप्सूल कह देते हैं। अगर उसको एलईडी वाला बल्ब हम यूज कर रहे हैं तो एलईडी अगर झालर में लगी हुई है तो आप देखो उसकी जो बनावट होती है करीब करीब कैप्सूल जैसे ही दिखती है, आप याद करिए थोड़ा सा। तो ये रेजिन कैप्सूल हमने यहां लगा दिया जंक्शन पर, प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस जंक्शन को हम कैसा करेंगे, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस करेंगे तो पी रीजन को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और एन रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कनेक्शन मैंने कर दी। अब जैसे ही ये काम करेंगे, पहले से ही कंसंट्रेशन डोपिंग का कैसा है, बहुत हाई है, भीड़ तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। अब हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस। जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस, और ये कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस से जुड़ा है वो माइनस से जुड़ा है, ये प्लस सारे होल्स को क्या करेगा, ढकेलेगा इधर की तरफ, और ये माइनस सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ ढकेलेगा। ऐसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाएगी, पोटेंशियल बैरियर बैठ जाएगा बिल्कुल, और होल इलेक्ट्रॉन पेयर जंक्शन के आसपास आके क्या शुरू हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। उनके रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलना शुरू हो जाएगी। वो एनर्जी निकलेगी और निकल करके ऐसे रेजिन के इस प्लास्टिक पर पड़ेगी। इस प्लास्टिक के अंदर साइड हमने एक प्रतिदीप्तशील पदार्थ का लेप लगा के रखा है। प्रतिदीप्तशील पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन पर थोड़ी सी लाइट अगर पड़ती है तो बड़ी जोर से चमकना शुरू कर देते हैं। आपने कभी देखा होगा कुछ जगहों पर, अभी रोड के किनारे सेफ्टी के लिए आप देखा होगा पीली पीली प्लेटें लगाई जा रही हैं, बहुत जगहों पर दिखाई दी है आपको। तो रात में जब आप आते हैं तो ऐसे नहीं दिखेगी आपको, लेकिन अगर किसी गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है उस पर तो बहुत तेज चमकती है वो। तो पेड़ों में, खंभों में ये पीली प्लेट एक लगाई जा रही है जिससे सेफ्टी बनी रहे, सब लोगों को दूर से दिख जाए। हर वाहन के पीछे देखिए येलो कलर की, रेड कलर की एक पट्टी लगी रहती है, वो ऐसे नहीं दिखेगी आपको, लेकिन अगर लाइट पड़ती है तो बहुत दिखेगी फिर आपको। पेट्रोल पंप के साइड में जो पोल बना होता है जहां पर उसका एड लिखा रहता है, उसमें अक्षर जो लिखे होते हैं, चित्र बने होते हैं, उनमें आप देखो लाइट पड़ती है, उसके अक्षर बहुत तेज चमकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे रेडियम वगैरह आपने देखा होगा, ये तो स्फुरदीप्तिशील पदार्थ है, ये बाद तक चमकता रहता है, एक बार लाइट डाल दो तो बाद तक चमकता रहता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं उन पर जब लाइट पड़ेगी वो तुरंत चमकने लगते हैं। ऐसे पदार्थों को बोला जाता है प्रतिदीप्तिशील पदार्थ, फ्लोरेसेंट मटेरियल्स कहा जाता है। तो जो रेजिन का कैप्सूल लगाया ना हमने, इसके अंदर हमने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का लेप लगा दिया है। अब क्या होगा, यहां से एनर्जी ऐसे निकलेगी और रेजिन के इस कैप्सूल पर पड़ेगी। रेजिन के इस कैप्सूल पर अंदर से प्रतिदीप्तिशील पदार्थ लगा हुआ है, वो चमकना शुरू कर देगा। व्हाइट कलर का लगाया हमने उसको, वो चमकना शुरू कर देगा और ये लाइट आपको मिल रही है, देखो ऐसा होता है ना। समझ में बात आई आपको, बस इतना सा एक्शन है केवल, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। अब आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ दिया जाए, तैयार है आप लोग। वर्किंग क्या हुई जब पीएन संधि को अग्र अभिनत रखा जाता है, ठीक है ना। हाई डोपिंग कंसंट्रेशन और उच्च बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया यहां पर, फॉरवर्ड बायस कर दिया ना, इसलिए। तो दो बातों की वजह से, एक तो हाई डोपिंग कंसंट्रेशन से भीड़ बढ़ गई, दूसरा फॉरवर्ड बायस कर देने से ढकेले गए सब मिलकर के। संधि पर क्वार्टरों तथा इलेक्ट्रॉनों के पुनर्संयोग बड़ी ही तीव्र गति से होने लगते हैं। पुनर्संयोग मतलब रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि क्या इससे पहले कुछ हो नहीं रहा था, ऐसा नहीं था, इससे पहले भी कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था, पहले बस ये काम हो रहा था
कि इलेक्ट्रॉन अलग होते थे वो फिर रिकम्बाइंड हो जाते थे, तो जितने अलग होते थे फिर रिकम्बाइंड हो जाते थे, और जितने रिकॉम्बिनेशन होते थे उतने ही अलग भी हो जाते थे। लेकिन जब ये काम आप करोगे तो केवल और केवल एक एक्शन होगा, और वो रिकॉम्बिनेशन का एक्शन केवल होगा। फिर बड़ी ही तीव्र गति से होने लगते हैं। प्रत्येक रिकॉम्बिनेशन से एक निश्चित आवृत्ति ν इज इक्वल टू Eg/h की विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होने लगती हैं। मतलब जब भी एक इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे में रिकम्बाइंड होंगे तो उनसे एक निश्चित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग बाहर निकलेगी, और वो निश्चित आवृत्ति कितनी है? वो निश्चित आवृत्ति ν इज इक्वल टू Eg/h, वही यहां लिखा गया है, देखो, उत्सर्जित होने लगती है, क्योंकि निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र उच्च रखा जाता है। जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसको हम हाई रखते हैं, 2.4 के आसपास या उससे ज्यादा का रखते हैं। इसलिए जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे संधि से उत्सर्जित होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे यहां से ऐसा उत्सर्जित होती निकलती है जंक्शन से, उनका आवृत्ति का जो परिसर होता है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो दृश्य क्षेत्र का हो जाता है। अगर हम कम कर देंगे एनर्जी गैप तो इंफ्रारेड वाली आ जाएंगी, फिर हमको दिखेगा नहीं कुछ। हम चाहते हैं कि चमके, दिखे, हमको रोशनी करे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स संधि पर लगे प्लास्टिक बल्ब पर पड़ती हैं, रेजिन के कैप्सूल पर पड़ती हैं। ये यहां से निकलती हैं और ऐसा जाकर रेजिन के इस कैप्सूल पर अंदर से जाकर स्ट्राइक करती हैं, जिस पर लगे प्रतिदीप्तिशील पदार्थ के कारण बल्ब चमकने लगते हैं। और उस पर अंदर से हमने क्या लगा रखा है? प्रतिदीप्तिशील पदार्थ। और उस पर जैसी एनर्जी पड़ती है तो बल्ब क्या होना शुरू हो जाते हैं? चमकना शुरू कर देते हैं, लाइट अप हो जाते हैं वो। इसे ही एलईडी कहा जाता है। हो गया एलईडी ना? समझ में आई बात आपको? सबको आ गया है? अच्छा, अब आपने देखा होगा एलईडी में हम बहुत सारे कलर की वेरिएशन ले सकते हैं। हम रेड बल्ब बना सकते हैं, हम ग्रीन बल्ब बना सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? अलग अलग एनर्जी गैप वाले अर्धचालकों से बने पीएन संधि का उपयोग करके हम चाहे तो अलग अलग एनर्जी गैप यूज करें और उससे हम अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मिल जाएंगे मुझे। अलग अलग रंगों के प्रकाश वाले एलईडी बनाए जा सकते हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली एलईडी का जो काम होता है, एलईडी जो हम बनाते हैं उसका एनर्जी गैप हम लगभग 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं। हमने यहां पर आपको 2.4 बताया। अब आप सोचोगे तो फिर हमको 2.4 क्यों बताया? क्योंकि आपको रोशनी चाहिए इसलिए 2.4 बताया है। तो फिर 1.7 वाला क्यों शुरू कर देते हैं? अरे 1.7 वाला लगाएंगे, एनर्जी गैप कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो कौन सी तरंगे बन जाएंगी? इंफ्रारेड बन जाएंगी। रिमोट में तो काम आएगा। हमें कुछ दिखेगा नहीं पर रिमोट में तो लगाएंगे हम। तो एलईडी बल्ब जो है उनमें हम जो मटेरियल यूज किया करते हैं वो मटेरियल का एनर्जी गैप हम जो लेते हैं वो करीब करीब हम 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं लेना उसको। बस फर्क ये होता है कि 1.8 अगर ले रहे हैं, 1.8 से 2.4 के नीचे तक अगर आप ले रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन वाली रहेगी। तो ये हमको दिखेगी नहीं, लेकिन रिमोट कंट्रोल में तो प्रयोग करेंगे हम इसको, तो हम करते हैं। तो रिमोट कंट्रोल में जो एलईडी लगा होता है उस एलईडी का जो एनर्जी, उसमें जो मटेरियल हम यूज करते हैं ना, उसका एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा रहता है उसके आसपास का। लेकिन 2.4 या उससे ऊपर का जो हम यूज करेंगे उसको कहां यूज किया जाएगा? उसको इन बल्ब में यूज करेंगे हम लोग, जो हम रोशनी के लिए यूज करते हैं। और रिमोट वालों में क्या यूज करेंगे? 1.8 गैप यूज कर लेंगे हम उसका। ठीक है ना? अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर करेंगे, एनर्जी गैप बनाएंगे, तो अलग अलग कलर के एलईडी आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट में हम बना सकते हैं एलईडी को। और पहले जो बल्ब चलते थे उनमें सुविधा नहीं था आपका, उसमें एक ही प्रकार की लाइट निकलती थी, येलोइश कलर रहता था उसका। आप बल्ब का कलर बदल सकते थे, लेकिन कैसे बदल सकते थे? बल्ब को ही कलर करना पड़ता था आपको। बल्ब को अंदर से रेड कलर लगा दो तो चमकेगा, रेड कलर देने लगेगा।
बल्ब को अंदर से ग्रीन लगा दो कलर तो ग्रीन देने लगेगा, बल्ब को वायलेट लगा दो वायलेट कलर आपको मिल जाएगा। लेकिन लाइट एक ही कलर की मिलती थी उस पर यहां पर हम लाइट ही अलग अलग कलर की बना सकते हैं। एलईडी बनाने के लिए जो मुख्य रूप से हम जिस सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं वो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो सबसे ज्यादा एलईडी बनाने के लिए जो सेमीकंडक्टर यूज होता है वो है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। और इसमें ये X और 1 - X क्यों लिखे हैं? हम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर ये इसका रेशियो X का है तो फिर ये 1 - X रखा जाएगा। जैसे अगर हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में फॉस्फाइड यूज करें 0.4 और आर्सेनाइड यूज करें 0.6, अगर ये 0.4 है तो 1 - 0.4 क्या बनेगा? 0.6। अगर इस रेशियो आर्सेनाइड और फॉस्फाइड का अनुपात अगर हम ये वाला रख लें तो हमको जो एलईडी मिलेगा वो रेड कलर देने वाला एलईडी मिलेगा आपको। तो आर्सेनाइड और फॉस्फाइड के अलग अलग अनुपात से हम कलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अगर आर्सेनाइड और फॉस्फाइड का रेशियो 0.6 और 0.4 का रखोगे तो आपको जो एलईडी बनेगा उसमें से रेड कलर की लाइट निकलना शुरू हो जाएगी। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये केवल एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है, इसलिए ज्यादा हमने उसकी चर्चा नहीं की है कि हमें तो एलईडी से मतलब था, हमें इन सबसे मतलब नहीं है। पर क्योंकि एलईडी पड़ा हुआ है तो कुछ तो आइडिया होना चाहिए आपको, वो आइडिया मैंने दे दिया। इंफ्रारेड के लिए हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। अगर इंफ्रारेड लाइट आपको निकालनी है, अवरक्त विकिरण आपको चाहिए जो कि रिमोट कंट्रोल में हम यूज करते हैं, उसके लिए हमें फॉस्फाइड भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं और उसका एनर्जी गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास से ही स्टार्ट हो जाता है। 1.4, 1.5, 6, 7, 8 ऐसे, और यहीं से वो आपके इंफ्रारेड देने वाले बल्ब बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया एलईडी, समझ रहे हैं। और एक चीज देखिए, एलईडी जितने भी आपके घर में एलईडी लगे हैं, सारे के सारे एलईडी आप एसी से चला रहे हैं कि डीसी से चला रहे हैं? बताइए सोच समझ करके भाई। आपके यहां जो एलईडी लगे हैं उनको आप एसी सप्लाई कर रहे हैं कि डीसी सप्लाई कर रहे हैं? एसी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एलईडी डीसी पर काम करता है, एसी पर वर्क नहीं करता है। तो आप सप्लाई क्या दे रहे हो उसको? सुन लो भैया, आप सप्लाई दे रहे हो एसी, और एलईडी तो एसी पर काम नहीं करेगा। एलईडी किस, और अगर एसी आएगी भी, एसी अगर भेज भी दोगे एलईडी में ना, तो आप जानते हो क्या करेगा? एसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 50 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 चक्कर, और एक चक्कर में 2 बार जलेगा और 2 बार क्या होगा? बुझेगा, बंद हो जाएगा 2 बार। तो अगर आपने एलईडी को डायरेक्ट एसी सप्लाई दे दी, डायरेक्ट एसी सप्लाई अगर आपने दे दी, तो आप जी नहीं सकोगे कमरे में। वो एक सेकंड में 100 बार ये करेगा, समझ रहे हैं? अब आप सोचोगे एसी सप्लाई तो हम इनकैंडेसेंट बल्ब को भी देते थे, वो तो 100 बार ये नहीं करता था, आप दिखता नहीं था। तो आप सोचोगे तो फिर ये भी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा आपको। इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये बड़ी फास्ट ऑन ऑफ हो सकता है। उस बल्ब में वो कैपेसिटी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? थोड़ा गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो बल्ब लाइट कैसे देता था आपको? उस बल्ब में लगा था फिलामेंट गर्म होता था और गर्म होकर चमकना शुरू कर देता था, तो लाइट आपको मिलती थी। अब उसमें भी अगर एसी सप्लाई की हमने और उसमें एक सेकंड में 100 बार लाइट 0 हुई और 100 बार मैक्सिमम हुई करंट, तो जब 0 होती थी, जब मैक्सिमम हुई तो फिलामेंट कैसा हो गया? गर्म। और जब 0 हुई तो फिलामेंट उतनी जल्दी ठंडा हो ही नहीं पाता, उतनी जल्दी ठंडा हो ही नहीं पाता, और फिर से करंट आ जाती है तो फिर गर्म हो जाता है। इसलिए वो हमको परमानेंटली कैसा दिखता है? चमकता हुआ ही दिखता है। भाई आप सोचिए जरा कि इनकैंडेसेंट बल्ब में लाइट कैसे मिलती थी? फिलामेंट गर्म होता था, गर्म होकर फिलामेंट चमकता था और उसकी चमक से लाइट मिल जाती थी आपको।
और एसी सप्लाई दी आपने तो 1 सेकंड में 100 बार मैक्सिमम 100 बार मिनिमम। अगर उस बल्ब में इतनी क्षमता होती कि जितनी बार करंट मैक्सिमम होती है उतनी बार गर्म होता और जितनी बार करंट जीरो होती है उतनी बार ठंडा भी हो जाता, तो आपको वो ऐसे दिख जाता। पर उस बल्ब में इतनी पावर नहीं होती। उसमें क्या होता है कि लाइट मैक्सिमम आती तो गर्म तो हो जाता है, लेकिन जब लाइट ऐसे जीरो होती है इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी थोड़ी सी देर में ठंडा नहीं हो पाता वो, और वो गर्म ही बना रहता है। तो हमको लाइट हमेशा दिखती ही रहती है उस पे लाइट हमेशा दिखती है कि वो हमेशा जल ही रहा है, बस बंद हो ही नहीं रहा है, बल्कि सप्लाई तो हम उसको भी एसी दे रहे हैं ना। दूसरी चीज, हमारी आंखों में भी रिटेंशन होता है 0.1 सेकेंड का। अगर कोई चीज 0.1 सेकेंड के अंदर जाके आ जाए तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे कि ये गई थी और आ गई है। ये हमारी आंखों में रिटेंशन होता है। 0.1 सेकेंड तक लाइट हमारी आंखों में घूमती रहती है अंदर, तो ये हमारी आंखों का भी प्रॉब्लम है। इसलिए वो वाला बल्ब हमको हमेशा जलता दिखता था। पर अगर आप एलईडी को डायरेक्टली एसी सप्लाई देंगे सॉरी, तो इसमें वो क्षमता है, इसमें वो पावर है कि 1 सेकंड में अगर अल्टरनेटिंग करंट 100 बार मैक्सिमम और 100 बार मिनिमम होगी ना, तो ये वाला बल्ब 100 बार जलेगा और 100 बार बुझता हुआ दिखेगा आपको। इसमें क्योंकि कोई चीज गर्म नहीं हो रही है, उसमें गर्म होती थी तो ठंडा होने में वक्त लगता था, इसमें कोई चीज गर्म नहीं हो रही है। तो आप जिस कमरे में लगा दोगे एसी सप्लाई, वो बस ऐसा करता रहेगा परमानेंटली, आप जी नहीं सकोगे, आप भड़बड़ाहट हो जाएगी आपको। इसीलिए हम जितने एलईडी होते हैं इनको सबको काहे से चलाते हैं? डीसी से। इनको एसी हम नहीं चलाते, इनको एसी से। तो आप सोचोगे हम तो एसी ही में लगाए हैं अपने घर का बल्ब, और आप कह रहे हो कि एसी से चलाते नहीं है। तो इससे पहले पीएन जंक्शन का यूज करके एक डिवाइस और बनाया है आपने, रेक्टिफायर बनाया है आपने। हर एलईडी के साथ में अंदर में एक प्लेट लगी हुई है, आप कभी फोड़ के देखिए उसको पता लगेगा। अंदर में एक प्लेट लगी और उस प्लेट में क्या लगा है? रेक्टिफायर। तो जब आप उसे एसी देते हो ना, वो रेक्टिफायर एसी को क्या करता है? डीसी में बदलता है और उस डीसी से आपको एलईडी को चलाता है वो। तो जितने भी एलईडी है ना, सब के भीतर एक सर्किट बना हुआ है, और वो सर्किट कौन सा सर्किट है? रेक्टिफायर लगा है। कि हम तो वाकई में उसको एसी देते हैं, पर वो रेक्टिफायर उसको रेक्टिफाई करके क्या कर देता है? पहले डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और इसके बाद वो डीसी सप्लाई से वो ऑपरेट होता है। तो अब आपको समझ में आया? तो बताइए, एलईडी बल्ब डीसी में ऑपरेट होते हैं कि एसी में? डीसी में। पर हम तो एसी सप्लाई देते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो डीसी में चलता है लेकिन हम तो एसी दे रहे हैं? तो हमारे देने और उसके करंट लेने के बीच में एक डिवाइस और लगी हुई है। कौन सी? रेक्टिफायर दिष्टकारी। और वो दिष्टकारी लगातार क्या करते जा रहा है? हमारे द्वारा दी गई एसी सप्लाई को वो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है बैठे बैठे। वो हमको दिखता नहीं है। और अगर किसी एलईडी में कुछ खराब भी होता है तो बस वही चीज खराब होती है, रेक्टिफायर। और इसीलिए आप देखिए ये रिपेयरेबल भी होते हैं एलईडी जो आपके होते हैं, रिपेयर हो जाते हैं और इनमें कोई खराबी नहीं आती। और इसीलिए गारंटी वारंटी भी बहुत दिन की मिलती है, 2 साल 5 साल। अगर आपका कोई खास दुकानदार है आपको 5 साल की गारंटी ले लेगा। ले जाओ 5 साल चलाओ। क्या खराब हुई है? फिलामेंट है नहीं कि टूट जाएगा। समझ रहे हैं? बल्ब भी लगा है, प्लास्टिक का लगा है, गिर भी जाए, रगड़ दो, घिस दो पकड़ के, कुछ नहीं होना उसको। और अगर ये चीज को सोचो कि कहो ये टूट जाए, तो ये क्या है? ये पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर का एक मटेरियल है, हार्ड मटेरियल। एक अचाजकता गिराओ फेंको, कुछ नहीं होना इस पे भाई। इसलिए इनकी बड़ी अच्छी गारंटी वारंटी मिलती है। तो इनका हमारी लाइफ में बड़ा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है आज तो हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसका बेनिफिट क्या है एलईडी का। बट क्या एलईडी आपको समझ में आ गई है सभी लोगों को? तो आज हम लोग इस नहीं रखेंगे फिजिक्स में, आगे और स्टडी करेंगे, लेकिन अगली क्लास पे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।